आज हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सबको साइंस का आज मॉडल सेट 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो प्रश्न आप लोग के परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है या आगे भी पूछने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन पर हम लोग जोड़ देंगे। क्लियर है? और अगर किसी को भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वह पूछेगा। क्लियर है? उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे ढंग से। क्लियर है? तो चलिए शुरू करें। सबको निकाल लिया है? चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है सबसे पहले कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 मिलीमीटर या अनंत। अनंत कैसे, इसका अर्थ क्या हुआ सर? देखिए, कोई भी मनुष्य है उसकी आंखें जो होती है वह नजदीक तक कितना देखेगा और दूर तक कितना देखेगा, इस चीज को हम लोग किस प्रकार से तय करते हैं। तो देखिए, नजदीक तक के तो तय किया जा चुका है। ठीक है कि कोई भी इंसान जो है वह 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक तक अगर ले जाया जाए वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख सकते। ठीक है, या जैसे कोई लिखा हुआ चीज है बुक पर और इसको आप 25 सेंटीमीटर से नजदीक तक अगर ले जाते हैं आंख के पास में तो आपको यह स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन दूर के लिए कोई फिक्स नहीं है कि आप कितना दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, तो दूर के लिए कोई सीमा नहीं है और जिसकी सीमा नहीं होगी उस चीज को हम अनंत कहेंगे। अनंत मतलब कोई सीमा नहीं है। आप कोई 100 मीटर तक देख सकते हैं, हाँ बहुत दूर तक, कोई 200 मीटर तक देख सकते हैं। कितना दूर तक देखोगे यह कोई पता नहीं है, यह देखने वाला के आंख पर निर्भर करता है वो कितना दूर तक उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, जिसका जैसा आंख की मतलब अपना स्वस्थ हो उस प्रकार से अपना देख सकता है। क्लियर है? तो दूर बिंदु आंख के लिए अनंत है और नजदीक 25 सेंटीमीटर। देखिए, कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपको हालांकि ये क्वेश्चन तो दूर बिंदु पूछ रहा है तो अनंत हो जाएगा, लेकिन अगर नजदीक बिंदु पूछता और ऑप्शन दिया रहता तो आप 25 सेंटीमीटर को टिक करेंगे। क्लियर है जी? चलिए, सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अरे चेला कहाँ तुम रहता है यार, बैठ जाओ बैठ जाओ जल्दी। एक क्वेश्चन डिस्कशन हो गया, खैर आगे देख लेना। ठीक है, चलिए मॉडल सेट 1 निकालिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोले। ठीक है, इनमें कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए में है इंसुलिन, बी में है थायरोक्सिन, सी में है एस्ट्रोजन और डी में है साइटोकाइनिन। क्या होगा जी बताइए? साइटोकाइनिन। ठीक है, पादप हार्मोन का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो पेड़ पौधे में पाए जाती है हार्मोन वह पादप हार्मोन कहलाएगा, और जो मनुष्य में या जीव जंतु में कहिए हार्मोन पाया जाएगा शरीर में वह जंतु हार्मोन या जीव का हार्मोन कहलाएगा। क्लियर है? तो पादप हार्मोन इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधे में पाया जाता है। क्लियर है जी? बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब क्या है? ये सब मानव हार्मोन है जो मनुष्य में पाया जाता है। क्लियर है जी? क्या होता है हार्मोन? एक प्रकार का आपको रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर होती है और वह हमारे बहुत सारे जो हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही है, जैविक क्रियाएं आंतरिक हो रही है, उसको वह मतलब काम को अपना एक तरह से कहिए ना कि उसी के कारण काम को संपन्न किया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर काम हो रही है, यानी कि जैविक क्रियाएं हो रही है। अगर हार्मोन आपके शरीर में ना रहे तो बहुत सारे आपके शरीर का जो अंदर का जो काम है वह रुक जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे देखिए, इंसुलिन हार्मोन है तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, अगर इंसुलिन हार्मोन आपको शरीर में बढ़ गया तो आपको क्या हो सकता है जी बताइए? इंसुलिन की कमी अगर हो जाए आपके शरीर में तो क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा, है ना? ठीक है, उसी प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार का हार्मोन जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं तो यह मानव हार्मोन हो गए, और जो पादप में पाए जाएंगे वह साइटोकाइनिन जैसे के या पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधे में पाए जाएंगे। हाँ, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए है CU, बी है AG, सी में है AL और डी में है FE। क्लियर? पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए। सर्वोत्तम चालक यानी कि चालक में भी सबसे अच्छी क्वालिटी का चालक। ठीक है, वैसे कहते हैं कि कोई वस्तु है, मान ली कोई अच्छी वस्तु है, कोई एकदम अच्छी क्वालिटी के, एकदम उससे भी अच्छी वस्तु है तो सबसे सर्वोत्तम हो गया। अच्छा, उसी प्रकार से मान ली चालक, जैसे चालक में तो लोहा भी हो जाएगा, चांदी भी हो जाएगा, है ना, तांबा भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम चालक पदार्थ कौन है जिससे हाँ मतलब शुद्ध नहीं कर सकते, इसे कर सकते करंट बहुत फास्ट और इसमें अवरोध बहुत कम होती है, यानी जिसकी प्रतिरोध बहुत कम होती है, जिसमें
जिस चालक में मान के चलिए बिजली जब करंट प्रवाह करे तो उसके इलेक्ट्रॉन को रुकावट बड़ी कम महसूस हो, ठीक है, यानी कम हो रुकावट, तो सर्वोत्तम चालक हो जाएगा। हाँ, जिसमें प्रतिरोध कम हो। तो चांदी दुनिया का सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। चांदी तो देखे हो, चांदी के बहुत सारे गहना आप लोग देखे हो, क्लियर है। तो चांदी का संकेत Ag होता है, ठीक है। यहाँ पर Cu का किसका संकेत है, तो कॉपर का। Ag चांदी का हो गया, Al एल्युमिनियम का, और Fe लोहा का। क्लियर है जी। तो सर्वोत्तम चालक पदार्थ कौन हो जाएंगे, चांदी। क्लियर है। हालांकि चारों क्या है, चालक पदार्थ क्या है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह दिया, सर्वोत्तम चालक पदार्थ। तो सर्वोत्तम चालक पदार्थ मतलब चांदी। क्लियर है। चलिए क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा के प्रमुख अयस्क हैं। बताइए लोहा के प्रमुख अयस्क क्या है जी, सिनेबार, बॉक्साइट, हेमेटाइट या क्यूप्राइट, क्या है जी बताइए। हेमेटाइट है, हाँ जी हेमेटाइट है। देखिए लोहा के प्रमुख अयस्क ये चारों ऑप्शन के हिसाब से हेमेटाइट होगा। हेमेटाइट लोहा का सबसे अच्छा अयस्क है। अब सर अयस्क क्या होता है, इसका मतलब समझिए। देखिए जो पृथ्वी के अंदर से यानी जमीन के अंदर से जो खनिज निकल रही है, एक तरह से कहिए कि जो तत्व निकल रही, जो धातु निकल रही है, वह अशुद्ध मात्रा में होती है, क्योंकि जमीन के नीचे मट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, बहुत सारे चीजें। अगर आप किसी चीज को निकाले, जैसे आप लोहा को निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से, तो लोहा जिस शुद्ध रूप में आप प्रयोग करते हैं उस रूप में वो नहीं निकलता है जमीन से। ऐसा नहीं है कि जमीन से निकाले और ला करके उसको रड बना दिए, छड़ बना दिए, कोई सामान बना दिए, नहीं। जब वो जमीन से निकलता है तो अशुद्ध मात्रा में होता है। अशुद्ध कैसे होता है, हाँ सप्लाई होता है, हाँ कैसे होता है वही समझा रहे हैं आप लोग। जैसे अशुद्ध मात्रा, उसके साथ मिट्टी, कंकर, पत्थर, बालू वगैरह सब मिला रहता है, उसको निकाल करके लाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, ठीक है। उसको फैक्ट्री में क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध कर करके उसे लोहा बनाया जाता है। और लोहा बना करके फिर आप जो सामान बनाना चाहते हैं लोहा पे बना सकते हैं। तो जो जमीन से निकला अशुद्ध मात्रा में जो पदार्थ, वह खनिज कहलाता है, सॉरी अयस्क कहलाता है। क्या कहलाएगा, अयस्क। जमीन से जब निकला तो अयस्क कहलाएगा, और उसको जब ला करके और उसको शुद्ध कर देंगे, उसको अशुद्ध करके उसको वास्तविक जो रूप में लोहा रहती है उस रूप में उसको ले आएंगे, तो वह क्या कहलाएगी, खनिज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, खनिज। तो खनिज और अयस्क में अंतर समझिए। जो जमीन से शुद्ध मात्रा में निकला वो अयस्क, जब उसको शुद्ध कर दिए तो खनिज। लोहा नहीं और भी चीजें हो सकती है, जितने भी धातु हैं, जितने भी जो आप धातु का प्रयोग करते हैं, हाँ निकलेगा, वो खनिज से निकलेगा तो अशुद्ध ही रहेगा। आप सोना, चांदी, कुछ भी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम कुछ भी ले लेते हैं, सब अशुद्ध है। क्लियर है। तो अयस्क हो जाएगा। जब उसको वेरीफाई कर क्लियर है। एक तरह से कहे ना कि अयस्क जिससे कि वो तत्व प्राप्त हो, धातु प्राप्त हो, वह धातु का वह जो अशुद्ध रूप है वह उसका अयस्क कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल क्या है, बताइए। पीतल क्या है, धातु है, उपधातु है, अधातु है या मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु। पीतल आप लोग देखे पीतल का बर्तन आप बहुत सारे प्रयोग आपके घर में होते देखे होंगे। तो पीतल मिश्र धातु कैसे है, आखिर मिश्र धातु होता क्या है, तो समझिए। मिश्र धातु बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। तो मिश्र धातु क्या है, देखिए जब दो धातु या कोई अधातु को भी मिला दिया जाता है और मिला कर जब एक नया धातु बनाया जाता है तो उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ सिंपल सी भाषा में कि जब दो धातुएं आपस में, दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिला करके कोई नया धातु अगर प्राप्त आप करते हैं तो वह मिश्र धातु है। मिश्र मतलब मिश्रण हो रहा है, ठीक है। तो मिश्रण करके जो आप धातु बनाए वह मिश्र धातु होगा। और मिश्र धातुओं की यह गुण होती है कि वह ज्यादा मजबूत, जंग रोधी, इसीलिए तो मिश्र धातु बनाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे और ज्यादा कठोर हो, मजबूत हो, ठीक है, ज्यादा टिक सके। मान लीजिए हम लोग दो आदमी है, दोनों आदमी मिलकर एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम होगा, हम अच्छा हो जाएगा। बस वैसे ही जैसे कि यहाँ पर पीतल जो है मिश्र धातु है, तो पीतल बनता किससे है, कॉपर को और जिंक, यानी कि तांबा और जिंक धातु को दोनों को मिला दी जाती है तो पीतल बन जाता है। क्या बनेगा, पीतल। कॉपर बोले तो तांबा और जिंक धातु दोनों को मिला दी जाती है। हालांकि ऐसी नहीं है कि आप लिए या मिला दिए तो बन गया, नहीं। उसकी एक निश्चित मात्रा होती है कि कितना, जैसे कॉपर कितना % डालना है, जिंक कितना % डालना है, वो कंपनी में जब बनती है तो उस हिसाब से अपना डिसाइड होता है और बनता है, ठीक है। तो पीतल क्या हो जाएगी, मिश्र। इस वजह से और भी मिश्र धातु होती है, जैसे सोल्डर है ना, सोल्डर मिश्र धातु का नाम सुने, सोल्डर, तो सोल्डर भी क्या हो जाएगी, मिश्र धातु। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ठीक है,
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी, यही है ना। Yes, देखिए yes. ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस उत्तरदायी अगर मुख्य रूप से कहें, मेन रूप से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। Yes. लेकिन CO2 और भी गैसें, हाँ CO2, लेकिन और भी गैसें हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, Yes. ठीक है, सल्फर भी होता है, Yes. सल्फर डाइऑक्साइड, और भी जैसे कि मीथेन, ठीक है ना, मीथेन वगैरह, जो मीथेन जो गैस है, ये सब गैस भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। Yes. तो उत्तरदायी मतलब लेकिन क्या होता है? मतलब इसका उत्तराखंड जिम्मेदार, जिम्मेदार। मतलब उस चीज के लिए वही, मतलब कैसे कहते हैं कि काम कौन किया था कि फलना जिम्मेवार है तो Yes, इस sir. काम के लिए, Yes, हाँ। Yes. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस मुख्य रूप से है, और भी गैस है जैसे मीथेन वगैरह। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है क्या, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल के टेम्परेचर यानी तापमान निरंतर बढ़ने लगे तो वैसी अवस्था ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। Yes. ठीक है, देखिए अभी ठंड के समय में कितना गर्म लग रहा है, बहुत ज्यादा। तो यह ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। जब पृथ्वी का जो वातावरण है वो लगातार तापमान में वृद्धि होने लगता है, जब पृथ्वी के वातावरण में, तो हम वैसी स्थिति को कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, Yes. और ग्लोबल वार्मिंग CO2 गैस जितना प्रोड्यूस करेगा मनुष्य, यानी CO2 गैस का जितना उत्सर्जन होगा, गर्मी उतनी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो बरसात जो होगा अनलिमिटेड टाइम पर होगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठंड, हाँ जैसे देखिए ठंड जो है हाँ सही समय पर नहीं आएगी, ठीक है ना, यानी मौसम प्रभावित हो जाएंगे, जलवायु प्रभावित हो जाएगा, समुद्र का जो जल है वह जो है भाप बन के ऊपर उठने लगा है, जो बर्फ ग्लेशियर के रूप में पहाड़ पर जमा हुआ है वह गर्म के कारण पिघलने लगेगी, जिससे समुद्र की पानी बढ़ेगी, ठीक है ना, बाढ़ जैसी समस्या भी आ सकती है। तो बहुत सारे चीज है, ठीक है, पेड़ पौधा सूख सकता है, जीव जंतु मर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे गर्मी सहन नहीं होगी, टेम्परेचर। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे दुष्प्रभाव है, और इस दुष्प्रभाव से बहुत सारे क्षतियां और नुकसान है, और अगर इसी प्रकार से टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ते रहा तो एक दिन मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा इस धरती से। इसीलिए बहुत सारे देश मिल करके बहुत सारे संगठन बना रहे हैं ताकि ये जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है पृथ्वी का, वायुमंडल का, इसको कम किया जा सके। इसीलिए CO2 गैस पर रोक लगाई जा रही है, कमी की जा रही है, मीथेन गैस पर रोक लगाई जा रही है, ठीक है। और इसीलिए आप देखेंगे CO2 गैस का उत्सर्जन ज्यादा गाड़ी, अब CO2 गैस का उत्सर्जन होता कहाँ से, फैक्ट्री से, गाड़ी आप चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, आप जलावन जलाते हैं घर में तो ये सब CO2 गैस निकल रही है, ठीक है, यह वायुमंडल में जाकर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। क्लियर है। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, डीजल और पेट्रोल वाले जो वाहन है, जो गाड़ी है, उसको कम कर रहा है और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है, राइट, या CNG गाड़ियां आ रही है। CNG, हाँ CNG गैस, देखिए CNG गैस जब जलती है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती, बहुत कम निकलती। क्लियर है, क्लियर है। तो धीरे धीरे सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी पर चल रही है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं समझ गया। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस समझ में आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाहारी है, कुत्ता, शेर, हिरन या लोमड़ी? क्या होगा? कुत्ता। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है, जंतुओं को भोजन के आधार पर कि कौन जीव किस प्रकार के भोजन कर, इस आधार पर 3 प्रकार के हम लोग कह सकते हैं। एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी वैसे जीव को कहते हैं जो केवल क्या खाते हैं, शाक सब्जी, यानी कि जो हाँ मांस मछली या हाँ जो भोजन वगैरह सब सिंपल खाते हैं, खाद्य पदार्थ, ठीक ना, मांस वगैरह ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो शाकाहारी जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, क्लियर। और मांसाहारी जीव जो केवल मांस खाता है, जैसे बाघ, शेर, है ना, ये सब। चलिए, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बीचे बीच में है, यानी कि मांस भी खाएगा और भोजन भी खाएगा, चावल सब्जी भी खाएगा, जैसे हम लोग, है ना। सबसे बड़ा सर्वाहारी तो हम ही लोग हैं, मनुष्य हो गया। तो कुत्ता क्या हो जाएगा सर्वाहारी? कुत्ता को देखते हो, कुत्ता मांस भी खा लेता है और कुत्ता चावल रोटी भी खा लेता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है जी, बताइए। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, और कार्य का भी एसआई मात्रक जूल है। एसआई मात्रक क्या है सर? तो एसआई मात्रक का मतलब होता है, एसआई का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि पूरे दुनिया में ऊर्जा को किस मात्रा में मापा जाएगा, तो वो इंटरनेशनल मात्रक हो गया। तो पूरे दुनिया में ऊर्जा को कहीं भी मापा जाएगी तो जूल में मापा जाएगा, तो जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक हो गया। क्लियर हो गया? कपड़ा का मीटर बनाना, हाँ,
ठीक है। तो उसी ऊर्जा को जो है, एनर्जी को जो है हम लोग जूल में बांटते हैं, क्लियर है। और जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि न्यूटन किसका ऐसा मात्रक हो जाएगा जी? बल। न्यूटन बल का ऐसा मात्रक हो जाता है। बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, जैसे 5 न्यूटन बल लगा, 10 न्यूटन बल लगा, इस प्रकार से, क्लियर है जी? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। किसी को यहाँ तक दिक्कत है जी? किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं है? आ रहा है ना? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। ये क्वेश्चन एकदम फेमस है, बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बहुत सारे जनरल कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया और 10-12 में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा, ठीक है। हीरा देखा? कहाँ से देखोगे भाई? हीरा बड़ा कीमती होता है, ठीक है। और हीरा को क्या बनता है? हीरा के बहुत सारे गहने जेवर वगैरह ऐसे बनते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग उसको हीरा को, हम लोग को तो समझ रहे हो। तो हीरा बड़ा चमकीला होता है। और हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, ये भी बात आप जानिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हीरा किसका अपर रूप होता है, तो कार्बन। अब अपर रूप क्या होता है समझिए। जैसे कार्बन ही बहुत सारे ताप, बहुत सारे अधिक दाब के कारण बदल जाता है हीरा में। कार्बन, हाँ, कार्बनिक पदार्थ जो है वो बदल जाते हैं हीरा में। तो वो कार्बन का क्या हो गया? अपर रूप हो गया। कार्बन का क्या हो गया? अपर रूप हो गया। जैसे ईंट ही बदल गया दीवार के रूप में, तो ईंट का अपर रूप दीवार हो जाएगा। ऐसा भी बता सकता है मिट्टी हो गई जो तो मिट्टी का अपर रूप क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? तो कार्बन का अपर रूप क्या हो जाते हैं? हीरा। ग्रेफाइट भी, अब ग्रेफाइट जो पेंसिल का प्रयोग कर रहे हैं, पेंसिल लाइए, आई पेंसिल में देख रहे हो ये ग्रेफाइट है, तो ये भी कार्बन का अपर रूप ही है। समझ गए? कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट भी हो जाएगा, आपको हीरा भी हो जाएगा। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी क्या होते हैं? हीरा। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े जी। चलिए आगे बढ़े, आइए। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बताइए? 78%, यानी 78%। इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए जो वायुमंडल है ना, इसमें एक गैस नहीं है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस, बहुत सारे गैसें मिली हैं। लेकिन एक अनुमानता वैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया गया कि जो वायुमंडल हमारे पृथ्वी का है उसमें 78%, यानी 100% मान लो, तो 100% में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% यानी 21% ऑक्सीजन गैस है, और बाकी जो बचे उसमें, हाँ 1-2% जो भी बचा उसमें सब अन्य गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, बहुत सारे गैस हो गए, ठीक है। तो ये सब धूलकण वगैरह ये सब क्लियर है। तो वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन और 21% कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन और पूछी जाती है कि 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी होती है बताइए? 0.03%। क्लियर है? ध्यान रखिए, नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। क्लियर हो गया जी? चलिए ओके, आ जाइए आगे क्लियर करते हैं। सर, हाँ बोलिए। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? बैंगनी। इंद्रधनुष क्या है सर समझिए पहले। जब बरसात का मौसम आप देखते होंगे, जब वर्षा होती है और वर्षा होने के तत्पश्चात जब सूर्य जो है चमकना शुरू कर देती है, तो अब सूर्य जिस दिशा में है उसके विपरीत दिशा में देखिएगा ना, तुरंत बरसात हो और सूरज तुरंत अपनी रोशनी उसकी दिखाई देने लगे, तो उसके विपरीत दिशा में जो है, मान के चलो सूर्य पूरब दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में उसको बादल में एक 7 रंग की पट्टी बनती है बरसात के समय में, तो वही पट्टी का नाम इंद्रधनुष है। और उसमें 7 रंग कौन कौन होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और शॉर्ट में इसको याद कैसे रखते हैं सर? बैजानी, हप्पी, नाला। बैजानी, हप्पी, नाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्लियर है? ओके। तो इस जो इंद्रधनुष बनता है ना, तो इंद्रधनुष 2 गो बनता है। एक जो पहले बनता है इंद्रधनुष वो ज्यादा चमकीला होता है, तो उसको हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक मतलब पहला। एक तुरंत बाद बनता है तो उसको हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। क्लियर? तो जो प्राथमिक, हाँ थोड़ा देर बाद मान के चलो, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसकी बाहरी रंग लाल होती है और भीतरी रंग जो होती है बैगनी। ठीक है, यानी बाहर वाला जो कलर है वो लाल रहेगा तो ज्यादा चमकीला होगा, और नीचे वाला जो कलर है वो बैगनी। और द्वितीय इंद्रधनुष बनेगा उसका बाहर वाला बैगनी और नीचे वाला लाल। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का जो है वह भीतरी रंग बैगनी होगा और बाहरी रंग लाल। बोले क्लियर है?
सबको क्लियर है बाबू? Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन आगे सुनिए। मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है, कहाँ से होती है? मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वह कहाँ से आरंभ होती है? मुख गुहा से होती है कि ग्रसनी से होती है कि अमाशय से होती है कि छोटी आंत से होती है? मुख का मतलब समझ, जब आप भोजन करते हैं आप मुंह में जैसे ही भोजन आती है पाचन यहीं से शुरू हो जाती है। कैसे सर? दांत जो होता है हम लोग उसको काटता है, पीसता है, चबाता है, और जो लार ग्रंथियां वो लार छोड़ती है और मिश्रण करती है भोजन में। मिश्रण करके फिर ग्रास नली ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाती है? आगे की ओर भोजन बढ़ती है और पाचन क्रिया उसी प्रकार से शुरू होती है और अंततः भोजन जाकर के पचता कहाँ है जी? छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत। ये क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्लियर है? छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच गया। अब छोटी आंत में शुरू कहाँ से हुआ था? मुख से। छोटी आंत, ठीक है। और छोटी आंत में पच करके जो अपशिष्ट हमारे भोजन का बच जाता है, बेकार कचरा जिसको आप कहेंगे, बेकार हानिकारक जो शरीर के उपयोग नहीं उसको बाहर निकाल, तो वो चल जाता है बड़ी रेक्टम में और फिर मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। और जो मूत्र होता है यानी पेशाब जिसको आप कहेंगे वह क्या मूत्राशय से होते हुए मूत्राशय नामक थैली में मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय नामक थैली में जमा होगा और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, जितना क्लियर है। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, और आगे आप लोग जो हम समझाए हैं वो अच्छा से याद करके आइएगा, अच्छा से पढ़ करके आइएगा। अगला जो वीडियो, अगला जो होगा नेक्स्ट क्लास, उसमें हम आप लोग को डिस्कस और हाँ डाउट रहेगा जो पूछिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।